हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनली और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आइजा 240 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड। सबसे पहले अगर हम इस ओवरऑल आइजा को समरी देखें तो ये है कि इसमें फ्रॉड किस टाइप के होते हैं। एज ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर हमें फ्रॉड डिटेक्ट हो गया या सस्पेक्टेड है तो हमने वो क्या करना है। अगर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन है तो हमारे क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, हमने किस किस को कम्युनिकेट करना है, हमने क्या डॉक्यूमेंट करना है, ओवरऑल किन कंडीशंस की वजह से या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये असेसमेंट हो सकती है कि हाँ भाई ये पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप ओवरऑल कंपनी में फ्रॉड एग्जिस्ट हो सकता है या फ्रॉड है। तो ये सारा आइजा 240 डिस्कस करता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख रहे होंगे, लेकिन इट डजंट मीन कि वो सारे एग्जांपल ही सिर्फ टोटल क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या क्या कहते हैं कंपनीज में एग्जिस्ट करती हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड से ली गई होंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एरर और फ्रॉड के अंदर फर्क क्या है। कोई भी अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो एरर कहलाता है कि भाई आपकी इंटेंशन नहीं थी कंपनी को नुकसान देने की या अनलॉफुल एडवांटेज लेने की। आपने 1000 रुपीज की एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, आपने गलती से 10,000 की रिकॉर्ड कर दी और बाद में आपने 9,000 को क्रेडिट कर दिया। तो ओके ठीक है, अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट थी या आप बाद में 9,000 को क्रेडिट करना भूल भी गए और आपको बाद में जब पता लगा, ऑडिटर ने देखा और उसने देखा कि यार ओहो सॉरी सर सॉरी, मैं अभी आपको ठीक कर देता हूँ इस चीज को। तो ओके ये अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट थी तो इसको कहते हैं एरर। लेकिन An intentional act by one or more individual that involve the use of distraction to attain an unjust and unlawful advantage. For example, ऊपर की जो हमने ऊपर एरर में मिस्टेक देखी कि भाई 1000 रुपये की एंट्री रिकॉर्ड करनी थी और उसने गलती से 10,000 की रिकॉर्ड कर दी और ये इंटेंशनल नहीं था। ठीक है, और उससे वाकई ह्यूमन है, एरर पॉसिबल है, तो ये एरर में आ जाता है। लेकिन अगर जान के किया गया है अनलॉफुल एडवांटेज लेने के लिए कि 10,000 की एंट्री रिकॉर्ड की, 1,000 रुपये वेंडर को पे किया, 9,000 रुपये पॉकेट में डाला, तो दिस इज समथिंग फ्रॉड। ये डिसीव करने के लिए और ये अनलॉफुल एडवांटेज लेने के लिए किया गया। तो जहाँ पे इंटेंशन इन्वॉल्व हो जाए नुकसान देने की, वो फ्रॉड है, और जहाँ पे इंटेंशन नहीं थी और वो वाकई एज ह्यूमन आपसे एरर हो गया, गलती हो गई है, तो दैट इज एरर। यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ फ्रॉड में दो किस्म के फ्रॉड होते हैं। एक होती है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट एंड सेकंड है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हर किस्म की चोरी, हर किस्म के अनलॉफुल यूज ऑफ एसेट ऑफ कंपनी को आप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कहते हैं, जिसमें एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स हैं, थेफ्ट ऑफ फिजिकल एसेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉजिंग द एंटिटी टू मेक पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट वर नॉट रिसीव्ड एंड यूज ऑफ एंटिटी एसेट फॉर पर्सनल पर्पस। फॉर एग्जांपल, आपको पैसा मिला है, क्या कहते हैं, और आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में डलवाने के बजाय अपने एक बैंक अकाउंट में डलवा दिया, कंपनी में एंट्री पास ही नहीं की और आपने ये चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं करवाई और अभी तक ये लिखा आ रहा है कि अनपेबल है। आपने कोई इन्वेंट्री थी, क्या कहते हैं, वो चोरी हो गई है, या आपने खुद चोरी कर लिया है, या आपको पता लगा है चोरी और आपने उसके रिकॉर्ड नहीं की। आपने क्या कहते हैं फिक्टिशियस एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, क्या कहते हैं कंपनी में 200 एम्प्लॉय हैं और आपने 210 रिकॉर्ड किए हुए हैं और 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी आप अपने क्या कहते हैं अकाउंट्स में गिरवा रहे हैं। क्या कहते हैं कंपनी के एसेट्स हैं वो आप पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। fraudulent financial reporting, बेसिकली fraudulent financial reporting इन्वॉल्व इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने इंटेंशनली कोई ऐसी एंट्रीज की या एजम्पशंस रिकॉर्ड की या आपने कोई डिस्क्लोजर्स हम एज ऑडिटर से छुपाए, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के व्यू को चेंज करना चाह रहे थे। फिक्टिशियस एंट्रीज हो सकती हैं, जैसे कि एक्सपेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, या ज्यादा एग्जिस्ट करता है या कम एग्जिस्ट करता है, आपने उसको ऊपर ओवरस्टेट कर दिया या अंडरस्टेट कर दिया, आपने अजम्पशन चेंज कर दी, आपने जजमेंट चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल, आपने पेनल्टी की या प्रोविजन कोई रिकॉर्ड करनी थी, आपका रिवैल्यूएशन लॉस था, उसको आपने कम कर दिया। आपने इस तरह की इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन यूज करके, जजमेंट यूज करके आपने बैलेंसेस के साथ छेड़छाड़ की। आपने रिकॉर्ड की ऑल्ट्रेशन करके, आपने पेनल्टी का नोटिस आया था आपको 10 लाख रुपए का, आपने उसको चेंज किया, आपने ऑडिटर को दिखाया 2 लाख रुपए का पेनल्टी का नोटिस है, आपने इस तरह की कोई काम किया है, आपने कोई फैक्ट छुपाए हैं ऑडिटर के साथ कि जो कि डिस्क्लोजर उसका रिक्वायर्ड था और ऑडिटर को पता लग जाता, तो ऑडिटर उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड करवाता या ऑडिटर अपने ओपिनियन के ऊपर उसका फैक्ट देखता, तो आपने वो फैक्ट्स ही नहीं बताया, तो दिस इज समथिंग फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के थ्रू होती है, कि मैनेजमेंट क्या करती है कि जो रिकॉर्ड बनाने के लिए या एंट्री करने के लिए या जो भी कंपनी में कंट्रोल्स बनाए गए हैं कि फ्रॉड ना हो सके या सारा कुछ ठीक चले, उसको ओवरराइड करती है, उनको बाईपास करती है और आप डायरेक्ट एंट्री करवा देती है। इसकी एग्जांपल ये है कि भाई अगर कोई एक्सपेंस की एंट्री है ना, वो पहले सबसे पहले उसका इनवॉइस अप्रूव होगी, उसका क्या कहते हैं टेंडर अप्रूव होगा कि हाँ भाई ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो भी सकता है कि नहीं, या इसको हमने एक्सपेंस इनकर करना भी चाहिए कि नहीं।
उसके बाद वो एक्सपेंस अप्रूव हो जाता है, फिर उसकी इनवॉइस आती है, फिर वो अप्रूव होती है, उसको सीनियर मैनेजर अप्रूव करता है, फिर उसको सीएफओ अप्रूव करता है, और फिर वो जनरल एंट्री में रिकॉर्ड होने के लिए जाती है यानी सिस्टम में। अब ये सारा का सारा जो प्रोसेस है उसको ओवरराइड किया जाता है। सीएफओ डायरेक्ट ही एक इनवॉइस लाता है, उसको वाउचर निकालता है, प्रिंट उसके ऊपर साइन करता है, और वो डायरेक्ट जनरल एंट्री वाले को भेज देता है जो एम्प्लॉय है कि भाई इसकी एंट्री तुम पास कर दो, ये जिसकी पेमेंट है ना इस अकाउंट में कर दो। अब जब सीएफओ के थ्रू आपको पास एक एंट्री आई है और आप उसको इनकार करोगे तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि भाई मैं इसको इनकार करूंगा तो मुझे ये जॉब से निकाल देगा। तो दिस इज समथिंग कि ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हुआ। तो नॉर्मली 90% ऑफ जो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही होती है वो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल से होती है, या तो वो सीनियर मैनेजमेंट है या जूनियर मैनेजमेंट स्टाफ भी है तो ओवरराइड करते हैं कंट्रोल्स को फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज ऑफ गवर्नेंस की क्या है इस ओवरऑल फ्रॉड के सिनेरियोज में? सबसे पहले मैनेजमेंट की और ये दो चार गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ऐसे कंट्रोल्स क्रिएट करने हैं जो कि प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें फ्रॉड को या कोई भी इस तरह की सिचुएशन को। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दो चार पे गवर्नेंस की होती है। मैनेजमेंट ने सबसे पहले क्या करना है कि उसने ऐसे अप्रोप्रिएट सिस्टम्स एंड कंट्रोल बनाने हैं जो कि प्रिवेंट कर सकें या डिटेक्ट कर सकें फ्रॉड लाइक सिचुएशन को। और दो चार में गवर्नेंस का काम होता है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करवाए कि हाँ मैनेजमेंट उन कंट्रोल के ऊपर कंप्लाई कर रही है, उसको ओवरसी करे, और वो हर किस्म के अदर रिस्क फैक्टर्स भी इसके ऊपर इंकॉर्पोरेट करे कि हाँ भाई ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि अच्छा मैनेजमेंट ने ये सिस्टम तो बनाए हैं लेकिन क्या पता वो ओवरराइड कर रहे हो इस कंट्रोल को, तो उन्होंने ओवरसी करना होता है दो चार गवर्नेंस में, उसको इंप्लीमेंट करवाना होता है। दैट इज समथिंग मैनेजमेंट एंड दो चार गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रॉड को डिटेक्ट या प्रिवेंट करवाएं। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमने एज 200 में भी देखा। लेकिन एज ऑडिटर हमारी फ्रॉड से रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो ओपिनियन देना है उसके अंदर फ्रॉड के थ्रू जो डिस्क्लोजर्स हैं वो गलत हैं, या जो फिगर्स आ रही हैं पेनल्टी की या प्रोविजंस की या रेवेन्यू की वो गलत है, वो फ्रॉडलेंट है, इतना रेवेन्यू एग्जिस्ट करता ही नहीं था और उन्होंने फिक्टिशियस एंट्रीज करके रेवेन्यू ओवरस्टेट किया हुआ है और क्या कहते हैं एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया हुआ है। तो डेट इज समथिंग आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जब ओपिनियन देना है तो फिर आपको ये चीज़ों का भी रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा। तो आपने फिर अपने प्रोसीजर इस तरह परफॉर्म करने होते हैं, प्लानिंग इस तरह परफॉर्म करनी होती है कि आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कोई अगर फ्रॉड हो रहा है तो आप उसको डिटेक्ट कर सकें। लेकिन ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फ्रॉड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के थ्रू हो रहा होता है। जो फ्रॉड होता है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड मेथड्स के थ्रू हो रहा होता है, वो कोलिजन्स उसमें इन्वॉल्व होती है, उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है और वो आपकी इनहेरेंट लिमिटेशंस है कि आप उस तरह के चीज़ों को नहीं डिटेक्ट कर सकते। तो आपने प्लानिंग करनी है, आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लेकिन आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने फ्रॉड को डिटेक्ट करना है। तो एज ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? परफॉर्मिंग प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू आइडेंटिफाइड रिस्क। अगर आपको कोई रिस्क नजर आ गया, आइडेंटिफाई हो गया, तो उसके ऊपर आपने क्या फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आपने फर्दर क्या काम उसके ऊपर करना है, और आपने मेंटेन करना है अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को थ्रू आउट कि कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एग्जिस्ट हो सकती है। ये हमने आइजा 200 के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ा कि आपने ओवरऑल ऑडिट के अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना होता है। प्रोसीजर फॉर रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि एज ऑडिटर आपके रिस्क असेसमेंट के दौरान या आपने रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो उसके दौरान आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आपने क्या ऐसे काम करने हैं कि जिससे आपको पता लग जाए कि भाई या तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है या नहीं है। देखें, इनहेरेंट लिमिटेशन तो ऑलवेज रिमेन रहेगी कि आपको नहीं पता लग सकता कि क्या वाकई सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं, लेकिन आपने प्रोसीजर तो परफॉर्म करने हैं, आपने रिस्क असेसमेंट तो करनी है कि हाँ वेदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर ज्यादा है, कम है, एग्जिस्ट करते हैं, नहीं है, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश तो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है कि व्हाट आर देयर प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिस्क ऑफ फ्रॉड को और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी क्या रिस्क असेसमेंट है कि कंपनी के अंदर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं है, उनको क्या लगता है, एनी स्पेसिफिक रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाइड और लाइकली टू एग्जिस्ट, कि उनको कोई आइडेंटिफाई हुई है फ्रॉड रिस्क सिचुएशन, या कोई उनको लगता है कि यार कोई हमें मसला पिछले 2 महीने से लग रहा है कि ये ना कोई इशू होगा, और या कोई उनको कोई कम्युनिकेशन मिली हो या कोई विसल ब्लोइंग पॉलिसी के थ्रू या किसी एम्प्लॉय ने बताया हो कि भाई इस तरह के कोई इशू चल रहे हैं फ्रॉड के। सेकेंडली आपने इंक्वायरीज करनी है मैनेजमेंट से और अदर्स विद इन द एंटिटी से, नॉट ओनली फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओवरऑल एंटिटी के हैं जो आपके एम्प्लॉयज होती हैं उनसे आपने इंक्वायर करना है कि भाई उनको कोई एक्चुअली में तो नहीं पता लगा कि वाकई फ्रॉड हुआ है, या उनको सस्पेक्टेड हो या किसी के खिलाफ लीक्ड हो कि हाँ भाई इसने फ्रॉड किया है या हो सकता है ये फ्रॉड में इन्वॉल्व है। थर्ड आपने अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू कि भाई ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो डाउनफॉल चल रहा है, इनका ही बूम कैसे आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेवेन्यू को ओवरस्टेट करने की कोशिश की गई है, या कोई ऐसे फर्दर इफेक्ट्स हों कि जो कि आपको नजर आ रही हो कि यार नॉर्मली ऐसे हो नहीं रहा है, या पिछले सालों से तो इस तरह कभी नहीं हुआ, अब इस साल ऐसा क्या हो गया है
जिसकी वजह से ये इतना अनयूजुअल रिलेशनशिप बन रहा है या अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं। और फोर्थ, आपने क्या करना है कि आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं आपने अदर एरियाज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, उससे भी आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो नहीं प्रेजेंट। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है क्या? हमने ऊपर टाइप ऑफ फ्रॉड्स पढ़े कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होते हैं और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। अब उसके तीन फैक्टर फॉर एग्जांपल हो सकते हैं, इंसेंटिव और प्रेशर, कि आपको कोई फायदा होना हो या आपके ऊपर कोई प्रेशर है। अपॉर्चुनिटी के कंपनी के अंदर कंट्रोल्स ही नहीं है और आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है चोरी करने की, या सिग्निफिकेंट क्या कहते हैं आप इनकम या एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट अंडरस्टेट कर सकते हैं। और आपका एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन भी होता है कि आप ठीक होना ही नहीं चाह रहे, आपकी क्या कहते हैं इंटेग्रिटी डाउटफुल है, या जो आपके सीनियर मैनेजमेंट है उनको बार बार बताने के बावजूद भी एक कंट्रोल डेफिशिएंसी उसको ठीक नहीं कर रहे। तो ये तीन किस्म के फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चलें इंसेंटिव और प्रेशर के ऊपर, तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के अंदर क्या हो सकता है कि पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकती है, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉय हैविंग एक्सेस टू कैश एंड अदर पोर्टेबल एंड प्रीशियस एसेट। फॉर एग्जांपल देखिए, इंसेंटिव के ऊपर मैं जाऊँ तो आपको पता है कि भाई मेरा अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% इंक्रीज कर जाएगा तो ओके, मुझे इतना बोनस मिलेगा, तो ये इंसेंटिव है। और अगर प्रेशर में हमारा है तो डायरेक्टर ने कह दिया सीएफओ को कि भाई अगर इस साल ग्रॉस प्रॉफिट 20% ना आया तो तुम्हारी नौकरी गई। तो अब यहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया, तो अब वो इस चीज़ के ऊपर कर सकता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है कि भाई वो क्या करेगा, वो अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट करेगा, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करेगा, क्या कहते हैं, या आपने अपना बिजनेस क्या कहते हैं सेल आउट करना है और अब आपको लग रहा है कि भाई अगर हम अपना प्रॉफिट इतना इंक्रीज शो करवाएंगे तो ही हमें ज़्यादा क्या कहते हैं बिट होगी, हमारा शेयर प्राइस इंक्रीज होगा और हम ज़्यादा महंगी कंपनी को सेल कर सकते हैं। या आपने बैंक से लोन लेना है तो आपके बैंकर को अगर आप ज़्यादा एसेट शो कराएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा शो कराएंगे तो ही आपको वो लोन देगा। तो दैट इज समथिंग कि कोई इंसेंटिव या प्रेशर हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपकी जो इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा स्मॉल नेचर की है और बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, कंट्रोल्स नहीं है, कोई वहाँ पे उसको कैमराज नहीं लगे हुए, कोई देख नहीं रहा कि हाँ भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो आपकी इस तरह मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट क्या हो सकती है कि आपकी इन्वेंट्री की चोरी हो सकती है, डिफिशियंसीज हैं इंटरनल कंट्रोल में। लेकिन अगर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जाए तो भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं है, तो आप कोई भी आता है इनकम ओवरस्टेट कर सकता है, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट कर सकता है, आप अपनी अजम्पशन चेंज कर सकते हो, कोई अप्रूवल मेथड नहीं है। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो और आप उनके साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आर्मलेस बेसिस पे नहीं कर रहे, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि कंट्रोल ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे। आप किसी भी किस्म की क्या कहते हैं मैनेजमेंट, आपका फॉर एग्जांपल जो मैनेजमेंट का जो सारा ओवरऑल सिनेरियो है, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो एक ही बंदा डोमिनेट कर रहा है, सीएफओ ही है जो सारा का सारा डिपार्टमेंट डोमिनेट कर रहा है और जो उसने कह दिया वही चीज़ें चल रही हैं। तो अब सीएफओ के पास अपॉर्चुनिटी है ना कि वो कुछ भी कर सकता है। और अब आते हैं एटीट्यूड एंड रेशनलाइजेशन के ऊपर, कि मैनेजमेंट को आपने बार बार बताया कि ये मसला है, इसको ठीक कर लो, इस कैमरे नहीं लगे हुए हैं, यहाँ कोई क्या कहते हैं चेक एंड बैलेंस का मेथड नहीं है, जिसकी वजह से बार बार जो है ना चोरी हो रही है इन्वेंट्री की। लेकिन मैनेजमेंट उसको ठीक करना ही नहीं चाह रही, वो एक दफ़ा सुनती है और कहती है अच्छा हाँ हाँ देख लेंगे, और हर महीने यही चल रहा है। या आप क्या रहे हो कि डायरेक्टर या सीएफओ तक ये बात पहुंचे कि भाई ये कंट्रोल डेफिशिएंसीज है और आपका सीनियर मैनेजर आपको सीएफओ या डायरेक्टर के पास जाने ही नहीं दे रहा, और वो आपको कहता है हाँ ठीक है मैं खुद ही बता दूंगा, और वो आगे कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा और इनफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो ये एटीट्यूड एंड रेशनलाइजेशन के अंदर चला जाएगा कि भाई इन फैक्टर्स की वजह से फ्रॉड रिस्क हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं सर्कमस्टांसेस दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वो सर्कमस्टांस हैं जो कि स्टैंडर्ड से या रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियो से लिए गए हैं, जो कि शो करवाएं दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो, या कंपनी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, या कंपनी को छुपाना चाह रही है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये फैक्टर मौजूद हैं तो वो फ्रॉड की तरफ ही होके लेके जाएँ। हो सकता है एरर भी हो सकता है बाकी कोई लीजिट रीज़न हो, या हो सकता है कि कंपनी को भी ना पता हो। तो दिस इज़ समथिंग, अगर इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं, तो आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर को ज़रूर कंसीडर करना है। अगर डिस्क्रिपेंसीज़ इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल अनसपोर्टेड अनऑथराइज्ड बैलेंसेस हैं, ट्रांज़ैक्शंस हैं, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट डाल रही है कंपनी, ट्रांज़ैक्शन डेटा नॉट रिकॉर्डेड कंप्लीटली और टाइमली बेसिस, जैसे कि आपका रेवेन्यू इस साल का अगले साल में ले गए हैं या अगले साल का इस साल में ले आए हैं। टिप्स आपको कोई मिली हैं एज़ विसल ब्लोइंग पॉलिसी के थ्रू कि ऑडिटर को कि भाई ये ना कोई फ्रॉड रिस्क चल रहा है, या कोई भी एम्प्लॉय है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट के सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है, कोई भी आता है एचआर का बंदा भी आके एंट्री कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो दिस इज समथिंग डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो हो सकता है अगर इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं तो फ्रॉड रिस्क हो, क्योंकि अगर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो किसी ने ऑथराइज ही नहीं की और ट्रांजेक्शन हो गई है और एंट्री भी रिकॉर्ड होगी, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है ना।
कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस है कि आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या जो रिकॉर्ड है वो मैनिपुलेटेड है या ऑल्टर्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं आपके पास अवेलेबल हैं, या हैं तो आपको दिए नहीं जा रहे, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन आइटम्स हैं, रिकंसिलिएशंस बन रही हैं और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही कि भाई ये क्यों इस तरह के क्यों क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन की जा रही है, अनयूजुअल चेंज है रिलेशनशिप के अंदर, ट्रेंड्स के अंदर, इनकंसिस्टेंट है, वेग है, क्या कहते हैं रिस्पॉन्स कंपनी का ट्रांजैक्शन के साथ के ट्रांजैक्शन की नेचर कुछ और है और कंपनी रीजन कुछ और बता रही है। तो अगर इस तरह के मसले हैं तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग मिसिंग एविडेंस के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि भाई हो सकता है कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हो, ऐसे नहीं होता, अगर हो रहा है तो कोई ना कोई इशू जरूर है। और प्रॉब्लमेटिक अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, एज ऑडिटर हमारी हमेशा मैनेजमेंट के साथ एक अनबन तो रहती है, हमेशा ऑडिटर को मैनेजमेंट नहीं पसंद आती और मैनेजमेंट को ऑडिटर नहीं पसंद आता, लेकिन वो एक नॉर्मल टाइप के सिनेरियोज होते हैं। लेकिन आपको प्रेमिसेस के ऊपर एक्सेस ही नहीं दी जा रही, आपको रिकॉर्ड के ऊपर एक्सेस नहीं दी जा रही, आपको एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक्सेस नहीं दी जा रही, आपके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई जल्दी जल्दी ये चीज़ों को खत्म करो, जल्दी जल्दी ऑडिट करो, और आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा, आपको प्रॉपर एक्सेस नहीं दी जा रही, और आपके साथ एक बिहेवियर बहुत डिफरेंट किस्म का है, और आपको आपकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही है मैनेजमेंट के भाई ऑडिटर ऐसे हैं वैसे हैं, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिस इज समथिंग को आपसे कुछ छुपाना चाह रहे हैं और वो आपको नहीं देना चाह रहे एक्सेस इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज से या वेंडर से कि कहीं इनको पता ना लग जाए फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो ये भी हो सकता है कि फ्रॉड हो या एग्जिस्ट करता हो। ये सारी उसकी एग्जांपल हैं, और अदर इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी डाटा डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री नॉर्म की अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है, इंडस्ट्री सारी आईएफआरएस के ऊपर चल रही है, आप गैप के ऊपर क्यों चल रहे हैं, ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, या आपने सारे के सारे वन बाय वन पढ़ने हैं। आपको कहीं इश्यू आए, आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ की रियल लाइफ की एग्जांपल चाहिए हो तो आप मेरे से रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, आपको मेरे से डिस्कशन करनी है, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। आप मेरे से रब्ता करें व्हाट्सएप के ऊपर, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, एंड आई विल बी अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड यू गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने रिस्क असेसमेंट किया, आपने प्लानिंग किया, आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया सारा कुछ, और आपको पता लग गया कि भाई देयर इज एन फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड या सस्पेक्टेड रिस्क ऑफ फ्रॉड है, और आपका रीअसेस हुआ है रिस्क ऑफ फ्रॉड, और आपको लग रहा है कि भाई रिवाइज रिस्क है कि भाई आपका रिवाइज रिस्क है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कि इस ओवरऑल सिचुएशन के अंदर आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आपने सबसे पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, आपने अलर्ट रहना है कि भाई कोई ना कोई अब सिचुएशन हो सकती हैं कि ये बाइस्ड इन एंट्रीज कर रहे हो, इनकी जजमेंटल एरियाज़ की जो एंट्रीज़ हैं वो ख़राब हों, तो आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, आपने एडिकेट प्लानिंग फर्दर करनी है अच्छे से, और आपने अपनी मटेरियलिटी लोअर कर लेनी है। जब आपकी मटेरियलिटी लोअर होगी तो आपका सैंपल साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका रिस्क क्या कहते हैं असेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इस तरह आप ज़्यादा फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई या फर्दर फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। आप मोर एक्सपीरियंस और स्पेशलाइज्ड नेचर के स्टाफ का साइन करें, आप ज़्यादा सुपरविजन करें, आप उनके जो ऑडिट है उसकी बार-बार रिव्यू करें, आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करें। आप अपने जो ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाएं, नेचर के अंदर, टाइमिंग के अंदर, आप एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इनहेंस करें, इंक्रीज करें, चेंज करें, आप मॉडिफिकेशन करें ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, आप फर्दर पीरियड एंड के ऊपर जो भी आपकी क्लोजिंग एंट्रीज हैं जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि भाई पूरे साल में इस तरह नहीं हो रहा और आखिरी महीने में जाके ही इसको इतना चेंज आ रहा है, क्योंकि देखो पूरे साल में तो कंपनी को पता ही नहीं है ना कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, क्या हम टारगेट मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आखिरी महीने में जाके उनको पता लग रहा है कि भाई टारगेट मीट नहीं हो रहा, और वो फिक्टिशियस एंट्रीज कर रहे हैं और वो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अनयूजुअल रिलेशनशिप बन रहा है एंट्रीज का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसिव टेस्टिंग परफॉर्म करें लास्ट 2 मंथ्स में या लास्ट 1 मंथ में, कि ताकि आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो सके या फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सके। आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है तो आपको कोशिश आपने पूरी करनी है कि कोई अगर इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाएँ। रेदर देन आप इंटरिम डेट के ऊपर, मिड के ऊपर या रिव्यू के ऊपर आप प्रोसीजर परफॉर्म करें, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनलाइजेशन स्टेट पे भी प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएँ। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि फाइनलाइजेशन स्टेट के ऊपर भी, क्या पता कंपनी क्या कहते हैं ओपनिंग मंथ्स में या मिड मंथ्स में क्या कहते हैं फ्रॉड की एंट्रीज रिकॉर्ड कर दे। लेकिन यूजुअली होता है कि फाइनलाइजेशन स्टेज पे ही, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि हाँ, हमारी टारगेट अचीव नहीं हुए, तो दैट इज़ समथिंग कि वो पे फिक्टिशियस एंट्रीज़ परफॉर्म करते हैं और एंड रिकॉर्ड करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग कि आपने ना ईयर एंड के ऊपर, पीरियड एंड के ऊपर ज़्यादा अलर्ट रहना होता है। मतलब आपने मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस लेना, एक्सटर्नल पार्टीज़ के थ्रू, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वो प्रोसीजर थे कि आपने रिस्क रिवाइज़ किया, आपको रिस्क असेसमेंट के थ्रू या आपके प्रोसीजर के थ्रू जो आपने ओवरऑल प्लानिंग की है, जो आपकी रिस्क असेसमेंट है और उससे आपका रिस्क रिवाइज़ हुआ कि हाँ, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड हैं।
ये है रिस्क असेसमेंट के केस में कि आपने ओवरऑल क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया फ्रॉड या आपको अब वाकई सस्पेक्टेड है, इस केस के अंदर आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? आपने सबसे पहले अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पे बताना है। अगर मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है उस फ्रॉड के अंदर, तो आपने दोस्त ट्रैफिक गवर्नेंस को बताना है कि भाई आपके मैनेजमेंट है, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर इस यहाँ पे इन्वॉल्व है या ये फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है। अगर मैनेजमेंट या दोस्त ट्रैफिक गवर्नेंस बहुत इन्वॉल्व है, तो फिर अब आप देखें कि उनसे ऊपर कोई अथॉरिटी है, कोई ऑडिट कमेटी है, कोई सुपरवाइजरी बोर्ड है, या आप देखें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो नहीं आपने बताना, या आपकी कोई ऐसी कम्युनिकेशन उनको तो नहीं बताने के लिए रिक्वायर्ड कि आप उनको सारा बताएं। इसलिए फिर आपने ये भी देखना है कि भाई अगर मैनेजमेंट और दो चार गवर्नेंस ही इन्वॉल्व है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के अंदर, या वही फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनकी इंटेग्रिटी नहीं डाउटफुल। अगर उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, तो फिर आप इंगेजमेंट से विड्रॉ करने का भी सोचेंगे। आप ओवरऑल फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डाउट क्रिएट हो गया ना। और इसके अलावा फिर आप देखें कि अगर उनकी मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको विड्रॉ करना पड़े एंगेजमेंट से, तो फिर आप अपना इम्पैक्ट देखेंगे ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर, अपने ओपिनियन के ऊपर, कि वेदर ड्यू टू फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, मेरा ओपिनियन के ऊपर तो नहीं कोई इसका इफेक्ट आएगा, या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्क्लोजर के ऊपर तो नहीं इफेक्ट आएगा। और अगर आ रहा है और मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया है, तो क्या मैंने अपने रिपोर्ट के अंदर चीज़ें इंकॉर्पोरेट करनी है, और अगर नहीं इंकॉर्पोरेट किया डिस्क्लोजर को, तो अब मैंने क्या अपनी रिपोर्ट और अपने ओपिनियन के ऊपर इसका इफेक्ट देखना है। एज ऑडिटर आपने सारा कुछ मेक श्योर करना है। टॉपिक मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, जैसे कि हम पहले इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स बनाए और उसी को ओवरराइड कर रही है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, तो ये एक मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की वही एग्जांपल आ गई कि इनअप्रोप्रिएट फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज हो रही हैं, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस यूज़ हो रही हैं, जजमेंट यूज़ हो रही हैं, डेफर किया जा रहा है इवेंट्स को, ट्रांजैक्शंस को मॉडिफाई किया जा रहा है, रिकॉर्ड्स को। तो ये टेक्निक्स के थ्रू मैनेजमेंट ओवरराइड करती है कंट्रोल्स को और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब एज ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और आपने रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ऑडिटर रिस्क असेसमेंट, जो भी ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट है उसके रिगार्डलेस आपने ये जो प्रोसीजर्स हैं परफॉर्म करने हैं। एक बात याद रखिएगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। हर वक्त ये एक रिस्क तो रहता ही है कि हाँ, मैनेजमेंट ओवरराइड हो सकता है कंट्रोल्स को कर रही हो फिक्टिशियल एंट्रीज के लिए, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए या एक्सपेंसेस को डिक्रीज करने के लिए। आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आप अपने आप को इस ईज में नहीं लेके आ सकते कि हाँ भाई, यहाँ पे तो कोई भी ओवरराइड ऑफ कंट्रोल नहीं परफॉर्म हो रहा और यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। अच्छे से अच्छी इंडस्ट्री भी है ना, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, चाहे वहाँ पे चाहे वहाँ पे आईटी के एप्लीकेशन लगी हुई हैं, आईटी कंट्रोल्स हैं, हर चीज़ है, सारा कुछ पिछले 10 सालों से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन स्टिल आपका वो सिग्निफिकेंट रिस्क रहता है। तो सबसे पहले हमारा होगा कि हाँ, आपने टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज। द ऑडिटर शैल मेक इंक्वायरीज रिगार्डिंग एन अप्रोप्रिएट एंड अनयूजुअल एक्टिविटी रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ जनरल एंट्रीज। सबसे पहले वो इंक्वायर करेगा कि भाई ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये अनयूजुअल वे है, आपका इस तरह तो नहीं होनी चाहिए। जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, पहले एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, बाद में अप्रूवल कर रहे हो, तो ये इस तरह तो नहीं होता। आप जनरल एंट्रीज लेते हो, आप उसको टेस्ट करते हो कि हाँ भाई सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, हर किस्म की ट्रांजैक्शन अप्रूव हुई हुई है। ऐसा तो नहीं है कि आप क्या कहते हैं, ईद वाले दिन है और ईद के दिन तो वैसे छुट्टी है, हर एम्प्लॉय घर था, तो ये एंट्री रिकॉर्ड हुई है ईद वाले दिन, तो ये क्यों हुई है, ये किसने रिकॉर्ड किया है। तो इस तरह की सारी सिचुएशन को आप टेस्ट कर रहे होते हो, और आप कंसिडर करते हो कि वेदर देयर इज अ नीड टू टेस्ट जनरल एडिट एंड अदर एडजस्टमेंट थ्रू आउट द पीरियड, कि आप ओवरऑल पीरियड के ऊपर फर्दर देखते हो कि भाई मैंने ये पहले आपने एंट्रीज टेस्ट की, उसके बाद आपको लगा कि भाई नहीं कोई इशू है, तो आप फिर ओवरऑल पीरियड के ऊपर दोबारा फर्दर एंट्रीज चेक करते हो कि भाई कोई इश्यूज फर्दर तो नहीं आइडेंटिफाई हो सकते। अच्छा, ये जो जनरल एंट्री टेस्टिंग है, ये आपके जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे हट के है। आप रेवेन्यू टेस्ट करते हो तो आप ऑब्वियसली एक जनरल लेजर लेते हो और उसके ऊपर आप टेस्टिंग करते हो, आप सैंपल निकालते हो और उसको आप टेस्ट करते हो, दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। एक ओवरऑल लेवल पे हम पूरी कंपनी के जनरल एंट्रीज पूरे साल की हर एरियाज की कंबाइन लेते हैं और हम उसके ऊपर एंट्री जनरल एंट्री टेस्टिंग परफॉर्म कर देते हैं कि हाँ भाई ये हमें अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नजर आई, ये हमें ऐसी ट्रांजैक्शन नजर आई जो छुट्टी वाले दिन हुई है, ये ब्लैंक्स हैं ट्रांजैक्शन, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका कोई कोड नहीं है, या इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन हमें बड़ी गलत सी लग रही है। ये इस तरह का लेजर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एंट्रीज तो होनी नहीं चाहिए, एक्सपेंस की इतनी बड़ी नेचर की एंट्रीज होती नहीं है, ये वाला एक्सपेंस का जो लेजर है ये हमें तो पिछले सालों में नहीं नजर आए, इस साल क्यों है। ये आप नॉर्मल प्रोसीजर अदर देन जो परफॉर्म करते हैं आप ये उसमें कंसीडर करेंगे। रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर पॉसिबल बायसनेस, यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड प्रोसीजर आपका है कि assess whether management judgment and assumption used in making an accounting estimate indicate a possible biasness. If such biasness is identified, the auditor shall re-evaluate the accounting estimate taken as a whole. Perform a retrospective review of management judgment and assumption relating to significant accounting estimate recognized in the period of financial statement. सबसे पहले आपने जो भी कंपनी ने एस्टिमेट्स रिकॉर्ड की हैं, जजमेंट बनाई है, assumption यूज की हैं, उसको आपने ओवरऑल चेक करना है
कि क्या वो एस्टिमेट ठीक है, क्या वो अजम्पशंस ठीक हैं, क्या वो रीजनेबल है, जजमेंट आपने उसके ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, और आपने एज अ ओवरऑल जितनी भी जजमेंट एप्लीकेबल ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एस्टिमेट्स हैं, उनको ओवरऑल एसेस करना है। और उसके बाद आपने रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू भी देखना है उसका। आपने खाली रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, आपने इंडस्ट्री वाइज भी आपने रिव्यू देखना है कि हाँ भाई ओवरऑल इंडस्ट्री में इस तरह इतनी काउंटिंग प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड हो रही, या ये एस्टिमेट नहीं लगते हैं, या ये जजमेंट नहीं यूज़ की जाती, ये क्यों इस तरह यूज़ करें, या पिछले सालों में तो इतनी अक्रूवल की एंट्रीज नहीं हो रही हैं, इस तरह प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड हो रही है, इस साल ही क्यों ऐसा हो रहा है। आपने एक रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू भी लेना है, आपने क्या कहते हैं इंडस्ट्री वाइज रिव्यू भी लेना है कि ओवरऑल जजमेंट और एजम्पशंस जो हो आपकी ठीक हों। और उसके बाद आपने एवेल्युएट करना है बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर आपको कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नजर आई है जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। एक सर्विस इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, कि उनका काम ही नहीं है कि वो इन्वेंट्री परचेज करके इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री अपने गोदाम में रखें, उनके पास कोई गोडाउन ही नहीं था। अब इस साल उन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज कर ली है और क्या कहते हैं गोडाउन भी ले लिया, उसके अंदर अच्छी खासी इन्वेंट्री आइटम पड़ी हुई है और वो एसेट एज शो हो रही है। अभी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस है, फिर आप इंक्वायर करते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है। फिर आपने जब उनसे इंक्वायर किया तो पता लगा कि भाई आपने किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे, और कंसल्टेंसी जिसको प्रोवाइड करे, तो उसी कंपनी ने कहा कि आप हमारे बिहाफ पे ये आइटम्स खरीदें, आप उसको चेक करें, क्वालिटी उसकी इंश्योर करवाएं, और जैसे ही आपको सारा कुछ मेक श्योर हो जाए कि सब ठीक है, तो आप हमें ये दे दीजिएगा। तो इस वजह से वो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि हाँ, वाक़ई इसकी अंडरस्टैंडिंग जो इन हमें दे रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग इस तरह होना चाहिए? क्या वाक़ई इनके राइट हैं उस इन्वेंट्री के ऊपर कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? अगर तो राइट उस कंपनी के ऊपर है, तो अब भी ये इन्वेंट्री आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। और अगर राइट्स आपके पास हैं, तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर? क्या अगर कोई लॉस होता है, तो आपको बियर करना पड़ेगा, उस कंपनी को बियर करना पड़ेगा? ये क्या सिचुएशन है? फिर आप सारा कुछ इसको इंक्वायर करोगे, उसका इम्पैक्ट देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो दिस इज़ ओवरऑल आइज़ा 240 ओवरऑल हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। आपको कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से राब्ता करिएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आइज़ा 200 सीरीज़ हमारी कंप्लीट खत्म हो जाए, और फिर आई विल सी कि हम आइज़ा 700 या आइज़ा 300 सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, ख्याल रखें अपना, और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप मेरे से लिंक्डइन पर रब्ता कर सकते हैं। और मैं इन नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिसके साथ मैं अपना लिंक्डइन और ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करूँगा, कि अगर आपको कोई भी रब्ता करना हो, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। फ्रॉम देयर यू कैन टेक माय व्हाट्सएप नंबर, और आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।